हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है आनंद यादव और हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का वन शॉट रिवीजन मैथ का। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या का वन शॉट रिवीजन। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो सबसे पहले अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, जिससे वो भी वीडियो को आसानी से देख सके। ठीक है, जिससे वो भी चैनल पर आसानी से आ सके। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम इसका रिव्यू देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हम इसमें अगर बात करें तो हम देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है, फिर हम बात करेंगे प्रमेयिका क्या होता है, फिर हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं या क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो इसे देखने वाले हैं। फिर बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। इसके बाद बात करेंगे दो संख्याओं के बीच एलसीएम और एचसीएफ निकालना कैसे निकालते हैं, इस पे बात करेंगे हम। फिर हम बात करेंगे कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। ठीक है, उस पर बात करने वाले, और लास्ट में बात करेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इन सब बातों को पढ़ने वाले हैं, इन सब टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी आ गए? चलिए अब स्टार्ट करें इसे। अब देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम संख्या का वर्गीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, अगर बात करें तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आता है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो अगर बात करें कि गिनती की, वस्तुओं को गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का हम यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या या गणन संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम n से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। क्या है ये इसे कहेंगे यह एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यह क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है बच्चों, समझ में आया प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ें, अब बढ़ते हैं हम क्या, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स किसे कहते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर ले, क्या करें, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो नई संख्या प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, W से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए, शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से प्रदर्शित करते हैं, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट अनंत तक। ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ये है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, और इसमें नोट दिया है कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे, अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 इस तरह से डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, तो क्या है, पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 मिल रहा है, लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो क्या 0 प्राकृतिक संख्या में मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ठीक समझ में आ गया क्यों नहीं होता, क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। देखिए यहाँ लिखा है शून्य पूर्ण संख्या है तो
लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, बस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं। अब हम क्या करें, अगर पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक मान शामिल करने पर जो नई संख्या प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे पूर्णांक या इंटीजर। देखिए पूर्ण संख्या क्या है, 0, 1, 2, 3 इस तरह से डॉट डॉट अनंत तक, और प्राकृतिक संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से डॉट डॉट अनंत तक। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसका ऋणात्मक मान -1, -2, -3 इसे अगर सम्मिलित करने पर जो नई संख्या प्राप्त होती है, जो नई संख्या बन के आती है उसे हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य के साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को i या z से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो i या z इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, पूर्णांक है। अब क्या करें, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं, क्योंकि देखिए 1, 2, 3 पूर्णांक में आ रहा है, 0, 1, 2, 3 अनंत तक ये भी क्या है, पूर्णांक में आ रहा है। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें i इक्वल टू माइनस अनंत से डॉट डॉट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, अब इसे क्या कहेंगे, माइनस अनंत से -1 तक, माइनस अनंत से -1 तक इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और शून्य को क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक। इसको कहते हैं शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। ठीक है, शून्य पूर्णांक। और 1 से अनंत तक के कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, 1 से अनंत तक को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसे को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों, समझ में आया, धनात्मक पूर्णांक समझ में आइए इतना। अब आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है। अब देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अगर हम बात करें परिमेय संख्या की, तो कोई भी संख्या परिमेय संख्या तब होगी जब वह अंश बटे हर के रूप में लिख सके, अंश बटे हर के रूप में हम लिख सके, और जहां हर क्या हो, 0 न हो, उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, अब सब इसको अगर हम देखें इस तरह से कि मान लीजिए कि यदि किसी संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p व q क्या हो, पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है और q 0 न हो, उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे बात करें 2/1, 2/1 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, 2/1 है। देखिए p और q के रूप को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जो कि एक परिमेय संख्या है, और p क्या है, p और q पूर्णांक है, तो 2 क्या है, पूर्णांक है, 1 भी क्या है, पूर्णांक है, और q मतलब 1 क्या 0 है, नहीं है, तो q 0 नहीं है, अर्थात यह p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो क्या है यह है एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, यहां से देखिए क्या बोलता है कि वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, p/q इस तरह से p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, तथा q डज नॉट इक्वल 0, q नॉट इक्वल 0, q डज नॉट इक्वल 0, q 0 नहीं है, तो संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। इसे परिमेय संख्या को r से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या r = p/q। एग्जाम्पल उदाहरण की बात करते देखिए, एक यहाँ 5,
3/2 22/7 1.53 1.53 क्या लिख सकते हैं 1/153/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े आप। अब देखिए यहाँ क्या है, एक दिया है नोट, क्या दिया, सभी पूर्णांक संख्याएं चाहे वह धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो या शून्य पूर्णांक हो, परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो बात क्या निकल के आया यहाँ से कि माइनस अनंत से -3 -2 -1 0 1 2 3 अनंत तक, ये क्या है, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। शून्य को अगर हम देखिए, शून्य को इस तरह से लिख सकते हैं नहीं, 0/1 लिख सकते हैं नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कंडीशन क्या किया, P/Q हो। ठीक है, और Q क्या हो, नॉट इक्वल 0, तो Q नॉट इक्वल 0, Q 0/1, तो ये क्या है Q, और Q क्या है 1 है, अर्थात यह क्या है, परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया, नोट का मतलब समझ में आया। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। क्या अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या अगर समझ गए तो उसका उल्टा ही अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय। अगर परिमेय होगा तो वह क्या होगा, P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके। ठीक है, वह जो संख्या P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, जहां देख लीजिए इसे क्या कर रहा है, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, या ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ देखिए, बात क्या है कि √2 √3 कड़ी में 5 कड़ी में 7 22 पाई, ये सब क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ें, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है बच्चों, अब हमें जो पढ़ना है इस सिलेबस में उस पे आते हैं। अब इसमें देखिए वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं के वास्तविक, ठीक है, सभी परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, चाहे वह परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सभी क्या है, वास्तविक संख्या हैं, सभी क्या है, वास्तविक संख्या हैं। ठीक है, यहाँ भी दिया है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है, 2 क्या है, परिमेय है, -5 क्या है, इसके बटे 1, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, 3/4 22/7, ठीक है, कड़ी में 5, ये क्या है, अपरिमेय है लेकिन वास्तविक संख्या है, कड़ी में 7, ये भी क्या है, अपरिमेय है लेकिन वास्तविक संख्या है, ETC इत्यादि। ठीक है, ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं लेमा या प्रमेयिका क्या होता है। प्रमेयिका क्या होता है, तो प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है। प्रमेयिका क्या होता है, एक सिद्ध कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, लेमा किसे कहते हैं, लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे हम दूसरा कथन को क्या कहते हैं, सिद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब बढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। ठीक है, इसे कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये क्या होता है, मान लीजिए आपने भाग देना जानते होंगे, अगर जैसे हम 21/4 21/4, ठीक है, देख लीजिए 21/4 इस तरह से अगर भाग दे तो देखिए क्या करते हैं, जब हम 4 से 21 में भाग देते हैं तो क्या होता है, 5 बच जाता है, 4 5 20 20 हो गया, 1 बचा। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इसको हम किस तरह से लिखें, अगर हम कहें हमें 21 इन संख्याओं से निकाल कर दिखाया तो क्या करेंगे, आपको करना क्या है, 4 × 5 + 1 करेंगे, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, भाज्य बराबर, भाज्य कितना है, 21 है, भाजक है 4, भागफल क्या है 5 और शेषफल क्या है 1, इसको कहते हैं भागफल
भागफल, इसे कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, और इसको कहते हैं शेषफल। शेषफल। तो यहां से क्या निकल के आया, देखिए यहां से क्या निकल के आया, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल ये निकल के आया, ये फार्मूला निकल के आया। ठीक है, ये क्या है, फार्मूला निकल के आया, और यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उसमें क्या कहता है कि ए बी कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए उसमें क्या कहा कि ए बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है जो ऋणात्मक पूर्णांक हो, क्यू और आर विद्यमान है। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो। अब देखिए इसमें क्या आया, जो ये शेषफल आया, जो ये शेषफल आया, ठीक है, इसे हम कहते हैं शेषफल, और शेषफल को कहते हैं आर, इसको कहते हैं क्यू मान लीजिए, नहीं हाँ, इसे को हम कहते हैं क्यू, इसको कहते हैं इसे बी, और ये क्या है, ए है। ठीक है, ए इक्वल टू ठीक है, ठीक है, यहां समझ में आया। अब देखिए क्या कहते हैं, आर, आर क्या हो सकता है, आर या तो भाजक के, आर क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है, या तो जीरो से बड़ा हो सकता है, या फिर भाजक से छोटा होता है। ठीक है, जो शेषफल होता है हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है, हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। तो यहां से क्या निकल के आया, जीरो इज लेस आर इक्वल, आर इज लेस आर इक्वल बी, इज लेस आर इक्वल बी। ठीक है, इसको हम कहें ए, इसे कहें बी। ठीक है, इस तरह से आएगा ना, इस तरह से आएगा, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, ये है ए और ये बी। ठीक है, ये समझ में आया। तो आर क्या होगा, हमेशा भाजक, हमेशा क्या होगा, जीरो से छोटा होगा या जीरो होगा। ठीक है, अरे जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो होगा। ठीक है, आर हमेशा जीरो के या तो बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन जो भाजक होता है उससे हमेशा हमेशा छोटा होता है। ठीक है बच्चों, तो यही यहाँ कह रहा है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां जीरो इज लेस आर इक्वल आर इज लेस बी। ठीक है, जहां क्या है, आर क्या है, आर मतलब शेषफल, शेषफल क्या है, जीरो या तो जीरो होगा, बराबर जीरो के बराबर होगा, या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन जो भाजक है उससे हमेशा छोटा होता है। ठीक है, यही यहाँ कर रहा है। ठीक है, यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम पर आधारित। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसका यूज हम आगे बताएंगे प्रश्न को सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्या, जैसे एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम चलिए देखते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम विशेष क्या होता है, जब हम किसी को एक स्टेप वाइज स्टेप करें, किसी प्रश्न को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, एक स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं, उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है,
एल्गोरिथम देखिए क्या एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। जैसे जब आप क्या करते हैं खाना बनाते हैं, ठीक है, जैसे दाल बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं उसमें फ्राई करते हैं, ठीक है, एक स्टेप के बाद दूसरा। पहले क्या दाल धुले, फिर उसको कुकर में डाले, इसमें रखे गैस पे पका, फिर क्या करते हैं हम कढ़ाई में तेल डाल के उसे फ्राई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, फिर तीसरा, लास्ट में क्या होता है रिजल्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से यह क्या है एल्गोरिथम क्या है स्टेप है, ठीक है, एक विधि है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम प्रश्न के माध्यम से आपको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन विशेषता हम क्या करते हैं HCF निकालने में इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं HCF निकालने में हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें अगर कहा है कि ए बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए, इसलिए हम दो पूर्ण संख्या Q व R प्राप्त कर सकते हैं। A = BQ + R, जहाँ R क्या हो 0 से या तो बड़ा है या बराबर है, लेकिन B से हमेशा छोटा है। चरण दूसरा हम कहता है यदि R = 0 हो, अगर शेषफल 0 हो जाता है तो B जो हो जाएगा उसका HCF हो जाएगा। अगर R = 0 नहीं होगा तो फिर अगला चरण आएगा, फिर अगला प्रोसेस हम आगे करेंगे, ठीक है। तो इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे आगे, ठीक है, क्वेश्चन में आपको समझाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें हम तो आपकी क्या आएगा, देखिए दो संख्याओं के HCF और LCM से संबंधित फार्मूला, ठीक है। अगर दो संख्या दिया है, मान लीजिए संख्या A और B दिया है, ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल A × B बराबर क्या होगा HCF × LCM, ठीक है, समझ में आया। ये क्या है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF × LCM। HCF का मतलब है महत्तम समापवर्तक और LCM का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो LCM और HCF आपको निकालना आता होगा, ठीक है। इस पे हम सीधा प्रश्न करेंगे। अब देखिए अगर दिया हो HCF दिया हो, ठीक है, दो संख्याएं दी हो और उसका HCF दिया हो, तो हमें पूछ दे अरे दो संख्याएं हो और उसका LCM दिया हो, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, हम उसका HCF निकाल लेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो A × B अपान LCM, ठीक है। HCF निकालने के लिए अगर उसका HCF दिया हो तो कैसे LCM कैसे निकालेंगे, LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल A × B अपान HCF। ये फार्मूला है, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, आगे प्रश्न में हम दिखाने वाले हैं, आप करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, ठीक है। इसमें जैसे कह रहा है जानते हैं क्या कि एक संख्या लीजिए, ठीक है, उसका जो गुणनखंड होगा चाहे वह भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, ठीक है। अब चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रमों के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है। इसमें कहा है उसमें क्रम को ध्यान नहीं रखते हैं, चाहे वो भाज्य है 2 3 5 कुछ भी संख्या हो, चाहे आगे हो चाहे पीछे, ठीक है, उसमें क्रम को छोड़कर क्रम के बिना ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से गुणनखंडित किया जा सकता है यदि अभाज्य संख्याओं क्रम पर विचार न किया जाए। उसके क्रम पर विचार नहीं करते हुए क्रम को इग्नोर करते हैं, बिना क्रम के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब पे हम प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या देखते हैं क्या है, देखिए उदाहरण लिए हैं कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, हम मानते हैं कि माना कोई संख्या a पूर्णांक है, ठीक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और b = मान लेंगे b =
b इक्वल टू 2 मानेंगे, ठीक है। b इक्वल टू 2 मानते हैं क्योंकि यहाँ 2 क्यों समय मतलब है, इसलिए हम b इक्वल टू 2 मानते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या किया है, माने कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा अब हम b इक्वल टू क्या मानेंगे, तथा b इक्वल टू हम 2 मान लिए, ठीक है। b इक्वल टू 2 माना है, ठीक है। b इक्वल टू 2 माना है। और यहाँ क्या है q, वह q क्या किए, q एक पूर्णांक है दिया है, q कोई एक पूर्णांक है, q क्या है, कोई एक पूर्णांक है, कोई क्या है, पूर्णांक है। तब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, a और b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तब a और b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। a और b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस आर इक्वल बी, ठीक है। शेषफल r क्या है, शेषफल है, ठीक है। वो क्या, शेषफल हमेशा क्या होता है, 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, किंतु भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो इसे विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह से ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। अब इसमें हम रखेंगे, देखिए क्या, b की जगह हम रखेंगे 2, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2q प्लस आर, ठीक है। a इक्वल टू 2q प्लस आर। अब r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल आर, लेकिन क्या होगा, 2 से हमेशा छोटा होगा, क्या होगा, 2 से हमेशा छोटा होगा। तो r का मान क्या निकल के आया, r का मान निकल के आया, r इक्वल टू हो जाएगा 0 या तो होगा या 1 होगा, ठीक है। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो 0 या 1, ठीक है। अब इसमें हम एक बार r का मान 0 लेंगे और एक बार r का मान 1 लेंगे और इसमें इस समीकरण में रखेंगे, ठीक है। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर प्रथम, इस समीकरण में रखते हैं। तो चलिए अब एक एक करके करते हैं। a लेते हैं, a इक्वल टू, तो r इक्वल टू जब हम लेते हैं 0, ठीक है, r इक्वल टू लिए 0, अब इसमें मान रखिए, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल 2q प्लस 0, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 2q, a का मान क्या आ गया, 2q, ठीक है। अब दूसरा आ जाइए, दूसरा क्या लेते हैं, जब r इक्वल टू लेंगे 1, क्या लेंगे, r इक्वल टू लेंगे 1, तो इसमें मान रखिए, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 2q प्लस 1, ठीक है। a इक्वल टू 2q प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब यहां से क्या निकल के आया कि अब यहां से कि हमसे क्या कहा था कि 2q के रूप का हो, देखिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए अगर हम इसमें q क्या है, एक पूर्णांक है, q का मान रखिए 1, तो क्या आ जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2 आ जाएगा, फिर q का मान 1 रखेंगे, फिर 2 रखिए, क्या आ गया, 4 आ गया। तो क्या है, यहां से क्या निकल के आया, यहां से हम देख सकते हैं कि क्या कर रहा कि a इक्वल टू 2q से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, यहां से हम क्या अतः लिखेंगे, अतः a इक्वल टू 2q से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक
2q के रूप का होता है। ठीक है, 2q के रूप का होता है। अतः सभी विषम धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरह से लिखना है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे तब जाके 3 या 4 नंबर जो भी प्रश्न आएगा आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे की एक उदाहरण है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। ठीक है, 120 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। क्या करें? न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? ठीक है, अब हमें क्या करना है? 420 और 130 का क्या निकालना है? HCF निकाल दीजिए। HCF निकाल दीजिए तो आ जाएगा कितना निकालना है। ठीक है, तो 420 और 130 का HCF निकालिए। देखिए अब इसको निकालना कैसे है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना। कैसे है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं? 400 देखिए A = BQ + R। ठीक है, इस फार्मूले से आपको निकालना है जहां 0R लेस B। ठीक है, इस फार्मूले से आपको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इसमें लगाएंगे, इसमें इस तरह से लिखना है कि 420 व 130 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 420 और 130 का मस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो इसको करेंगे 420, सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए 420। अब इसको क्या छोटी संख्या क्या है? इसमें 130 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 130। अब 130 का गुणा करेंगे अगर 2 बार कितना हो जाएगा? 130 का गुणा 2 बार करेंगे तो 260 हो जाएगा। फिर यानी कि अभी भी कम है इससे, तो 3 बार ले जाइए। 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 390 आ गया। 390 आ गया। कितना बचा? 10 कितना बचा? 30 बचा। ठीक है, 30 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसका अगला प्रोसेस हम क्या करने वाले हैं? ये चरण पहला था। ठीक है, इसे हम कहेंगे चरण पहला, चरण प्रथम। ठीक है, अब चरण दूसरा क्या आ जाएगा? ये क्या है? चरण दूसरा। अब इसमें जो ये संख्या B है, अब इसको लेंगे 130। ठीक है, अब जो शेषफल है उससे भाग देंगे तो शेषफल 30 है। अब इसका कितनी बार जाएगा? अगर हम इसका कितनी बार ले जाएं तो 30 का अगर 30 गुणे 4 3 चौक 12 तो 120 हो जाएगा। 4 बार गया। ठीक है, प्लस कितना बचा? 10 बचा। 130 में जब 120 घटाएंगे तो कितना होगा? 10। अभी भी यह कटा नहीं। तो अब लेंगे चरण तीसरा, चरण तीसरा। ठीक है, आप क्या करेंगे? चरण तीसरा में क्या हो जाएगा? अब जो ये शेष है, ठीक है, अब उससे भाग देंगे 30 में तो 30 लीजिए। 30 में अब 10 से भाग देंगे, 10 गुणे 3 गया और शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया? जहां शेषफल 0 आ जाए तो जो B होगा वही हो जाएगा हमारा मस। तो इनका तो 420 और 130 का मस क्या निकल के आया? मस निकल के आया 10। मस निकल के आया 10। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब इसमें क्या करा था कि इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? 10 10। ठीक है, क्या निकल के आया? इस काम के लिए
कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? 10 10, ठीक है, यही आंसर हो गया 10, ठीक है। 10 10 की ढेरी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों, 10 10 की ढेरी वह विक्रेता बना सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, अब इसे क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ है, यहाँ दिया है कि देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अभी जो पिछली बार मैंने बताया है, पिछली जो विधि बताया वही उसी पर करना है, ठीक है। तो इससे आप कर सकते हैं, क्या नहीं करे तो एक बता रहा हूं, इसके बाद आपको करना है, ठीक है। पहला देखिए, पहला क्या है, 135 व 225, 225। तो बड़ी संख्या लीजिए, सबसे बड़ी संख्या 225, 225 में अब 135 का गुणा करेंगे, 135 से क्या करेंगे, भाग देंगे ना। तो 135 से भाग दीजिए, कितनी बार गया, एक बार गया, और कितना बचा, 90 बचा। कितना बचा, 90 बचा, ठीक है। कितना बच गया, 90। अब जो ये शेषफल बचा, अब इससे किस में भाग देंगे, इसमें भाग देंगे। जो शेषफल ये बच रहा है 90, अब 135 में भाग देंगे, ठीक है। तो 135 बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुणे 1 प्लस कितना, अब 135 में जब 90 घटाएंगे कितना आ गया, 45 आ गया। तो 45 का यहाँ लिख दीजिए, 45 शेषफल बचा, ठीक है। अब फिर 45 शेषफल बचा। यह प्रोसेस कब तक करना है, जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए, शून्य न आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए 45 से जब हम क्या करेंगे, 45 से 90 में भाग देंगे, तो 90 क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे। तो 45 गुणे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 90 प्लस 0, ठीक है। शेषफल क्या आ गया, 0। तो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ गया, आंसर 45, ये आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आए, सिंपल सा तरीका। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये चरण वाइज है, देखिए ये क्या है, चरण प्रथम, चरण द्वितीय और चरण तृतीय। अब फिर अगर ये नहीं होता, फिर आगे जाते हैं हम, उससे फिर लिखते हैं चरण 4, ठीक है। समझ में आया। अब आपको दूसरा और तीसरा ये क्या करना है, होमवर्क है, ठीक है। ये क्या है, होमवर्क है, ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े आप। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां क्या है, q कोई पूर्णांक है। इसे प्रयास करिए, एक बार प्रैक्टिस करिए जल्दी से, एक बार सर से निकास देखिए, तो हम इसे बता रहे हैं। पिछली जो बताए ना पिछला बार, वही उसी पे लगेगा। पिछली बार जो बताए हैं इस तरह से, क्या, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लगेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, देख लिए क्वेश्चन बताए हम, अब हम बताते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी मानेंगे ए कोई क्या है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और b इक्वल टू क्या मानेंगे, b इक्वल टू मानेंगे 6, b इक्वल टू क्या मानेंगे, 6 मानेंगे, ठीक है। b इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखिए करते हैं यहाँ हल। माना a इक्वल टू, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा b इक्वल टू 6, b इक्वल टू क्या मान लिया, 6 है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखिए हम करते क्या है, इसमें लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसमें क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। इसके से, इस विधि से लगाते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r क्या है, 0 r लेस, 0 से क्या है छोटा, या तो 0 से या तो बड़ा है या फिर
जीरो के बराबर लेकिन बी से हमेशा छोटा होता है। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला। ठीक है, अब इसमें रखिए तो ए इक्वल टू क्या हो गया, बी की जगह पे 6 क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ से 0 इज लेस आर इक्वल आर, लेकिन अब क्या होगा, बी क्या है, बी यहाँ क्या है 6, तो क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब आर का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, आर का मान देखिए हो सकता है 0 1 2 3 4 5 तक। ठीक है, क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो आर का मान ये निकल के आया। अब आर का मान पहली बार रखेंगे 0, फिर रखेंगे 1, फिर रखेंगे 2, फिर रखेंगे 3, फिर रखेंगे 4 और इस तरह से लास्ट में रखेंगे 5। ठीक है, अब एक करते हैं। ठीक है, एक करते हैं क्या, जब आर का मान क्या हो 0 हो। ठीक है, आर का मान 0 हो तो इसमें रखेंगे, ये समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसमें रखेंगे आर का मान, इसमें रखिए तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या आ गया 6 क्यू आ गया, ए इक्वल टू क्या आ गया 6 क्यू। अब दूसरा क्या होगा, आर का मान 1 रखिए तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, अब आर का मान 3 रखिए, आर का मान रखेंगे 2। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 क्यू प्लस 2। ठीक है, यहां से अगर कॉमन लीजिए तो क्या होगा, 2 कॉमन ले लिए क्या आ जाएगा 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 1। ठीक है, 6 क्यू प्लस 1 देखिए आ गया 6 क्यू प्लस 1। अब यहां से निकलता चला जाएगा। ठीक है, अब यहीं देख लीजिए, यहीं से करते हैं, 3 हो गया। अब चौथा मान लेंगे क्या, जब आर का मान लेंगे क्या ले लिया 2 लिया, अब 3 लीजिए। अब आर का मान लिए 3 तो ए इक्वल टू क्या आ गया 6 क्यू प्लस 3। हम समीकरण देखिए ये एक है, इसी मान रख रहे हैं, जहां आर है वहां 0 एक बार रखें, फिर एक बार 2 रखें, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 4, एक बार 5 रखेंगे, 5 तक मान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जब 3 रखें ये आया। ठीक है, अब क्या करें 5 हो गया ना, अब आर का मान रखें 4 तो ए इक्वल टू क्या आ गया 6 क्यू प्लस 4 आ गया। ठीक है, अब रखें 6 में क्या होगा, आर का मान रखेंगे 5 तो ए इक्वल टू क्या आ गया 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5। ये देखिए 5 हम 6 मान निकाल चुके हैं, हम 6 मान निकाल लिए। अब हमसे क्या करा है कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। क्या है, यह विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या निकल गया 6 क्यू, अगर 6 क्यू में क्यू का मान रखिए 1 तो 6 आ गया, 2 रखेंगे कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 आ गया। तो क्या है, यह विषम संख्या है। ठीक है, यह सम संख्या है। ठीक है, यह सम संख्या है, इसे कहते हैं सम संख्या। ठीक है, यह सम संख्या है। ठीक है, और 6 क्यू प्लस 1 तो 6 अगर क्यू की जगह पे 1 रखें 6 प्लस 1 से 7 आ गया, 7 क्या है विषम पूर्णांक है। तो यहां से क्या निकल के आया, यहां से लिखेंगे जो हम इस तरह से लिखेंगे कि यहां से क्या लिखेंगे कि 6 क्यू प्लस 1 अतः 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3 व 6 क्यू प्लस 5 व 6 क्यू प्लस 5 ये 2 से विभाज्य नहीं होंगे। नहीं होंगे तो यह कैसा है, यह एक विषम धन पूर्णांक है। तो यह एक विषम, तो अतः यह अतः धनात्मक
चलिए, तो अतः धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। पूर्णांक है। समझ में आए? बस यही लिखना था हमें। हो गया समझ में? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? सब इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जब भी आएंगे तो 4 नंबर में आएंगे, ठीक है। ये जब भी आएंगे तो कितने आएंगे? 4 नंबर में आएंगे, ठीक है बच्चों। या जब भी आएंगे तो 4 नंबर में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसे बताएं, ये क्या करा है कि अब इसमें जानते हैं क्या करिए। अब ये बहुत ही सिंपल है। इसमें जब हम क्या करते हैं, इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं, ठीक है। इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे और b इक्वल टू क्या मानेंगे? 3 मानेंगे। b इक्वल टू मानेंगे 3। फिर इनका करेंगे हम क्यूब, वो मतलब इनका करते हैं घन, इनका करेंगे घन, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसे लगा सकते हैं तो मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं हिंट दे के छोड़ूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए ए कोई क्या है? ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा b इक्वल टू 3। b इक्वल टू हमने क्या माना? 3 मान। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और 0 लेस आर लेस आर बी। 0 क्या है? 0 आर क्या होगा? 0 के बराबर हो गया, 0 से छोटा, लेकिन b से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। b से हमेशा छोटा होगा। अब इसमें क्या करेंगे? अब क्या हुआ? a इक्वल टू निकल क्या है? b का मान 3 रखिए, q प्लस आर। अब यहाँ से r क्या हुआ? 0 से बराबर या तो बड़ा r होगा, लेकिन 3 से हमेशा छोटा होगा। तो r का मान निकल क्या है? 0 1 2। r का मान निकल क्या है? 0 1 2, ठीक है। अब r का मान एक बार 0 रखिए, तो इसमें एक बार 0 रखेंगे क्या हो जाएगा? 1। जब r का मान 0 रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो गया? a इक्वल टू 3q प्लस 0। तो क्या निकल क्या? 3q। ए जब r का मान 0 रखें तो a इक्वल टू निकल क्या? 3q। अब दूसरा देखिए, जब r का मान रखेंगे 1 तो a इक्वल टू क्या निकल क्या? 3q प्लस 1। a का मान क्या निकल क्या? 3q प्लस 1, ठीक है। अगर इस पर इनका हम क्या करें, हमें क्या करा है कि प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्योंकि घन कर रहा है, ठीक है, घन। देखिए अब इसे अगर हम यहाँ से देखें तो इसका अगर हम घन करें तो दोनों पक्षों का घन करें, देखिए तो a इक्वल टू क्या आ गया? 3q आ गया ना। अब इसका करेंगे दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन करने पर तो क्या आ जाएगा? a क्यूब बराबर आ गया 3q का घन, तो आ जाएगा 9q क्यूब आ गया। अगर q की जगह पे क्या लगे? q को हम मान ले m, इसको हम मान लेते हैं m क्या है? q क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक, तो m क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक। तो क्या निकल के आया? तो यहां से निकल के आया a क्यूब इक्वल टू 9m, ठीक है। a क्यूब निकल के आया 9m, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, जब r इक्वल टू क्या रखें? 1, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 3q प्लस 1, ठीक है। अब करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्योंकि घन का है ना, घन करने पर तो क्या ये a क्यूब हो जाएगा? a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का घन करना है हमें, तो a प्लस b का घन का फार्मूला आता है a प्लस b के होल पावर 3, क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। ये है फार्मूला, इस पे रखना है। आप क्या करेंगे? a क्यूब हो जाएगा 3q का
क्यूब प्लस 1 का क्यूब माइनस 3 प्लस हो जाएगा ना, प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 और 3 क्यूब प्लस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे ना, इसे जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 का 9 क्यूब, 9 का गुणे 3 27 क्यूब, ठीक है 27 क्यूब आ गया, प्लस 3 3 का 9 क्यूब और फिर ये 9 क्यूब, ठीक है 27, ये क्या होगा स्क्वायर होगा ना, ये स्क्वायर आ गया, ये 3 3 का 9 क्यूब आ गया, इतना आ गया। अब यहाँ से समझ में आया, इसे बस क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ सब करिए, अब देखिए निकल गया क्या, ए क्यूब क्या निकल गया, 27 क्यूब, ये और ये, इसमें अगर हम क्या कॉमन ले लें, इसमें हम क्या ले 9 कॉमन कर लें, इसमें क्या, इसमें अगर हम 9 कॉमन कर ले तो इसमें हम करते हैं क्या 9 कॉमन, 9 कॉमन किया क्या होगा 3 क्यूब प्लस इसमें 27 फिर 3 क्यू स्क्वायर होगा, फिर क्यू हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, और फिर प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसे लिख सकते हैं हम क्या, ए क्यूब इजक्वल टू 9m प्लस 1। अब जहां m इजक्वल टू क्या है 3 क्यू के पावर क्यूब 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ये है, ठीक है एक पूर्णांक है, तो इस तरह से ये निकल के आया, ठीक है। देखिए एक ये निकल के आया, ए क्यूब इक्वल टू 9m, यही हमें दिखाना है, देखिए 9m ये और ये दिखाना है, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, अब 2 रखेंगे जब, अब r तीसरा क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 2 रखने पर तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 क्यू 3 क्यू प्लस 2। अब इसका वर्ग करेंगे, इसका मतलब घन करेंगे, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 का घन। अब इसका जब करेंगे तो ये भी क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 9m प्लस 8, ठीक है। तो ए क्यूब आ जाएगा 9m प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, यह एक विषम घन है, ठीक है, यह क्या है एक विषम घन है, ठीक है। अब यहाँ से लिखना है तो आप इस तरह से यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ये समझ में आ गया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी क्या करें, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना 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 के रूप का होता है, ठीक है, बस अब यही लिखना था, ठीक समझ में आया। आगे बढ़े, अब इसका 96 और 404 का गुणनखंड करना है, ठीक है, गुणनखंड करना है, जो आए वही आंसर हो जाएगा, ठीक है वही आंसर हो जाएगा। इसका अगर 96 करेंगे 96 क्या आ जाएगा, 96 का क्या आ जाएगा 24 गुणे 3, 24 यहाँ 96, तो क्या आ जाएगा यहाँ, ठीक है समझ में आया। 24 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। 24 का इसका 96 करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 गुणे 3 96, ठीक है ये आ गया, ठीक है 32 का 96 का। अब इसका करेंगे क्या 2 गुणे 2 गुणे 101, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, HCF, तो कितना 96 और 404 का HCF कितना आ गया, ये देखिए 2, तो क्या आ गया 2 के पावर 2 अर्थात 4 आ गया, ये हो जाएगा आंसर, बस यही करना था इसमें, ठीक है समझ में आया। अब ये बचता है एक लास्ट क्वेश्चन, ये जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। देखिए कह रहा है कि n के लिए संख्या 6 के पावर n अगर 0 पर समाप्त होगा अर्थात वह 10 से कट जाएगा,
10 से कटने का मतलब 5 और 2 से कट जाएगा, ठीक है, 5 और 2 से भी वह कट जाएगा, तो वह शून्य पर समाप्त होगा। लेकिन यहाँ क्या है, 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, 6 का फैक्टर 2 गुणे 3, तो 2 की पावर n कर लीजिए, 3 की पावर n, तो 3 क्या, 3 अगर 3 का कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगा, नहीं होगा, तो यह क्या है, यह नहीं होगा, ठीक है। इसको करिएगा आप, ये क्या है, होमवर्क है, ये भी, ये क्या है, होमवर्क है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ये प्रूव करना था, थोड़ा समय का अभाव है इसलिए प्रूव नहीं कर रहा हूँ। इसमें हम कल्पना क्या करते हैं कि इसमें दिया है कि रूट कड़ीम 2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, तो हम इसमें मानेंगे क्या कि कड़ीम 2 एक परिमेय संख्या है। जब हम इसको मानते हैं कड़ी में 2 क्या है, परिमेय संख्या, तो इसको लिख सकते हैं p/q के रूप के। अब इसका अगर हम करें, देखिए क्या हो जाएगा, कड़ी में 2q बराबर p हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इस तरह से हम करेंगे, ठीक है बच्चों, समय का थोड़ा अभाव है, नहीं तो हम इसे बताते हैं, ये भी आप प्रयास करिएगा, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं आज के अध्याय हमने क्या क्या सीखा। तो आज के अध्याय में हमने क्या पढ़ा कि यूक्लिडी विभाजन प्रमेय क्या होता है, a = bq + r, जहाँ 0 इजलेस r इजलेस b हो, ठीक है। अब यूक्लिडी विभाजन जो एल्गोरिथम था वो स्टेप वाइज था, चरण 1, चरण 2, चरण 3 था, और अंकगणित का आधारभूत देखा हमने, ठीक है बच्चों। अब फिर बात की है कि √2, √3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। लास्ट में क्या देखा कि मान लीजिए x = p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड इतना 2 की पावर n 5 की पावर m होता है, ठीक है, 5 की पावर m होता है, जहाँ m और n और m क्या है, निगेटिव पूर्णांक है, x का दशमलव प्रसार करना है, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये आज की क्लास में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब लास्ट में आपसे एक बात कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर कुछ कहना चाहते तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको लग रहा है कि यहाँ से कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है, हमारे परीक्षा से उपयोगी संबंधित अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और हाँ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, अब दूसरे चैप्टर का लाएंगे 1 शॉट रिवीजन। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।